बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज का हमारा CS 403 का लेक्चर नंबर 21 है। लेक्चर नंबर 21 को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बने बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। दोस्तों हमने लेक्चर नंबर 19 और लेक्चर नंबर 20 के अंदर कंप्लीट नॉर्मलाइजेशन सीखी थी। हमने देखा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होती है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपनी डेटाबेस में के टेबल्स में जो रिडंडेंसी और डुप्लीकेसी होती है उसको रिमूव करते हैं और इसके अलावा हमारे जो एरर्स होते हैं डेटाबेस के अंदर उनको हम नॉर्मलाइजेशन के थ्रू जो है वो रिमूव करते हैं। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन की डिफरेंट हमने टाइप्स सीखी, हर टाइप्स की रिक्वायरमेंट के बारे में सीखा, उनकी कंडीशंस के बारे में सीखा। फिर मैंने आपको बताया किस नॉर्मल फॉर्म में हमने कौन सी चीज़ जो है वो रिमूव करनी होती है। तो उसकी डिफरेंट टाइप्स में हमने देखा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमने जो है वो क्या रिमूव करना होता है, हमने जनाब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट रिमूव करने होते हैं, ठीक है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर हमने देखा कि हमने पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करनी होती है और थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर हमने देखा कि हमने जो है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव करनी होती है और हमने BCNF यानी बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म के अंदर देखा कि हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ही रिमूव करनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे सर ने सिर्फ नॉर्मलाइजेशन की समरी दी है कि मेन लुब्बे लुबाब के असल में नॉर्मलाइजेशन क्या है, हम क्यों करते हैं। सबसे पहले जी नॉर्मलाइजेशन इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू मेक डेटाबेस डिज़ाइन मोर एफिशिएंट एंड एक्यूरेट। यानी हम नॉर्मलाइजेशन इसलिए करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपनी डेटाबेस के डिज़ाइन को ज़्यादा इफ़ेक्टिव और एक्यूरेट बनाते हैं। अ नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस हेल्प द DBA टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस। मतलब जो नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस होती है, मतलब ऐसी डेटाबेस जिसके ऊपर हमने नॉर्मलाइजेशन अप्लाई कर देते हैं, तो ऐसी डेटाबेस हमारे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को इस चीज़ में हेल्प करती है कि वो अपनी डेटाबेस की जो कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन कर सके। होएवर द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इज़ नॉट अ मस्ट। लेकिन कहता है एक बात याद रखिएगा कि ये भी नहीं है कि आप नॉर्मलाइजेशन किए बगैर जो है डेटाबेस क्रिएट नहीं कर सकते। नहीं, डेटाबेस का जो प्रोसेस है ये कोई ज़रूरी प्रोसेस नहीं है। आप ना भी करें तो आपकी डेटाबेस बन जाती है, लेकिन रेदर इट इज़ अ स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड। कहता है लेकिन ये बात याद रखिएगा कि साइंटिस्ट की तरफ से नॉर्मलाइजेशन करना स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड एक्टिविटी है परफॉर्म्ड आफ्टर द लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन फेज़। मतलब जब आप डेटाबेस का लॉजिकल डिज़ाइन तैयार कर लेते हो उसके बाद नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करना एक स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड एक्टिविटी है। मतलब ये आपको कहा गया है बहुत स्ट्रॉन्गली कि आप भाई, बहुत अच्छी बात है कि आप नॉर्मलाइजेशन अप्लाई कर लिया करो। इससे क्या होगा, इससे जनाब जी आपकी डेटाबेस के अंदर जो रिडंडेंसी है, जो डुप्लीकेसी है, वो रिमूव हो जाएगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये प्रोसेस ज़रूरी नहीं है, इसके बगैर भी डेटाबेस बन जाती है। लेकिन ये बात याद रखिएगा अगर आप नॉर्मलाइजेशन के बगैर डेटाबेस तैयार करेंगे तो कहता है अननॉर्मलाइज्ड रिलेशंस आर मोर प्रोन टू एरर्स और इनकन्सिस्टेंसी। मतलब कि अगर आप नॉर्मलाइजेशन अप्लाई नहीं करेंगे तो आपके डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स हैं उनमें ज़्यादा एरर्स आने के चांसेस हैं, उनमें रिडंडेंसी और डुप्लीकेसी आने के चांसेस हैं, उनमें डिफरेंट तरह की अनॉमलीज यानी जैसे हमने पढ़ी थी इंसर्शन अनॉमली, डिलीशन अनॉमली, अपडेशन अनॉमली आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, द नॉर्मलाइजेशन इज़ बेस्ड ऑन द FD। यानी वो कहता है जो आपकी नॉर्मलाइजेशन जो टेक्निक है ये बेस करती है किसके ऊपर, FDs के ऊपर। FDs मीन फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ के ऊपर। तो ये मैंने सारी ये चीज़ें आपको बताई हुई हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ क्या होती हैं, डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिपेंडेंट क्या होता है, ये सारी बातें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कवर करवाई हुई हैं। कहता है नेक्स्ट, द FDs आर नॉट क्रिएटेड बाय द डिज़ाइनर। लेकिन कहता है ये बात याद रखिएगा कि जो हमारी FDs यानी फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती हैं ये हमारे डिज़ाइनर क्रिएट नहीं करते, हमारे डिज़ाइनर क्रिएट नहीं करते। नेक्स्ट, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स, ये जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किए हैं ना समरी के अंदर, बेसिकली ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये आपके MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये आपके कंसेप्ट के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है जी। तो इनको अच्छे से कवर कीजिएगा। नेक्स्ट, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स एग्जिस्ट अप टू 6 NF स्टार्टिंग फ्राम 1 NF। यानी वो कह रहा है कि जो आपकी नॉर्मलाइजेशन टेक्निक होती है इसके टोटल कितनी टाइप्स होती हैं, 6 NF तक होती है। मतलब 6 नॉर्मल फॉर्म तक ये जाती है और स्टार्ट कहाँ से होती है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से। यानी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म, फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ एंड लास्ट पे 6 NF यानी 6 नॉर्मल फॉर्म। होएवर फॉर मोस्ट ऑफ द सिचुएशन 3 NF इज़ सफिशिएंट। मतलब कहता है कि जनाब आपकी जो नॉर्मलाइजेशन
नॉर्मलाइजेशन की लास्ट टाइप है वो 6NF है, लेकिन हम मोस्टली अगर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करें तो हम कहाँ तक जाते हैं, सिर्फ 3rd NF तक, यानी 3NF तक हम सिर्फ जाते हैं, उसके बाद 4th 5th और 6th अप्लाई मोस्टली नहीं करते हैं। ठीक है जी। नॉर्मलाइजेशन इज़ परफॉर्म्ड थ्रू एनालिसिस और सिंथेसिस प्रोसेस। कहते हैं जो नॉर्मलाइजेशन है ये परफॉर्म की जाती है एनालिसिस के थ्रू और synthesis प्रोसेस के थ्रू। द इनपुट टू द प्रोसेस इन द लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन एंड FDs दैट एग्जिस्ट इन द सिस्टम। कहता है हमारी नॉर्मलाइजेशन के लिए जो इनपुट ज़रूरी होती है वो क्या होती है, एक तो आपके पास लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन होना चाहिए और दूसरा आपके पास जो है सिस्टम के अंदर FDs यानी फंक्शनल डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अगर ये दो चीज़ें आपके पास एग्जिस्ट कर रही होंगी देन ही आप जो है वो नॉर्मलाइजेशन अप्लाई कर सकोगे। ठीक है जी। नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल दी गई है, एक टेबल दिया गया, जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि आपको एक पेपर के अंदर भी बेसिकली एक इस तरह एक टेबल दिया जाएगा और आपको आ जाएगा कि इसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करके दो। तो देखो सर ने एक आपको टेबल दिया जिसका नाम वर्क टेबल है, जिसके अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। दोस्तों सर कह रहे हैं इसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करके दो। दोस्तों बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म लगा हुआ है। क्यों फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म लगा हुआ है, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमने क्या करना होता है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट से रिमूव करना होता है। मतलब कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट ना हो टेबल में जिसमें आप एक ही सेल में मल्टीपल वैल्यूज दो। तो ये बाय डिफॉल्ट जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। तो आपने पेपर में भी ऐसे अगर आपको एक एग्जाम्पल दी जाए, आपको कहा जाए कि ये एक टेबल है, इसको जो है वो नॉर्मलाइज करके दिखाओ, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ऊपर लिख देना, जैसे सर ने यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के रिलेटेड कि ये टेबल जो है बाय डिफॉल्ट फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेके जाने के लिए आपको इसको अलग अलग टेबल में डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था ना कि नॉर्मलाइजेशन करने का एक ही तरीका है, क्या बोला कि अपने टेबल को मल्टीपल टेबल्स में डिवाइड कर दो। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आपने पेपर में ऐसे लिखना है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म मीन, ये देखो वो कह रहा है जी सीइंग द डाटा इन द एग्जांपल इन द बुक और अज्यूमिंग और अदरवाइज दैट ऑल द एट्रीब्यूट्स कंटेन द एटॉमिक वैल्यूज। मतलब वी फाइंड आउट द टेबल इज इन द 1NF। मतलब आपका ये जो टेबल है वर्क टेबल जो है ये बाय डिफॉल्ट फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो टेबल आपको गिवन किया गया कि जिसमें कहा गया कि आप इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लेके जाओ, तो ये बाय डिफॉल्ट फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि जब हम इसमें कोई सिंगल सेल में कोई मल्टीपल वैल्यूज़ देंगे नहीं तो ये ऑटोमेटिक फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करते हैं, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में दोस्तों हम ये करेंगे कि इस टेबल के अंदर हम जो है पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करेंगे। तो पार्शियल डिपेंडेंसी जब रिमूव करेंगे तो क्या होगा बोला, इसमें देखेंगे कितने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट। तो देखो एक प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, एक जो है वो आपका ये डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह एक वर्क ऑब्जेक्ट है जिसमें देखो बजट आ रहा है और आपके आवर्स आ रहे हैं, कितने आवर्स आपने काम किया है। तो इस तरह इस टेबल के अंदर तकरीबन 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। तो आप सिंपली क्या करोगे, जब आप इसका सेकंड नॉर्मल फॉर्म बनाओगे तो आप इसको कन्वर्ट करोगे इस तरह डिफरेंट टेबल के अंदर। मतलब आपने 3 टेबल में इसको डिवाइड किया। पहले टेबल का नाम प्रोजेक्ट था जिसमें प्रोजेक्ट का नेम है, प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का मैनेजर है और स्टार्टिंग उसकी डेट है। उसके बाद एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय का ID, एम्प्लॉय का नेम, सैलरी, एम्प्लॉय का मैनेजर कौन है और एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट कौन सी है। और फिर एक वर्क नाम से बनाया जिसमें प्रोजेक्ट का नेम, एम्प्लॉय की ID है, आवर्स हैं और रेटिंग आपने लिखी हुई है। ठीक है जी, ये इतना कर लिया। तो अब आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखो एम्प्लॉय टेबल के अंदर ये जो एम्प्लॉय का मैनेजर है ये एम्प्लॉय से बिलोंग नहीं करता, ये डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका एम्प्लॉय मैनेजर और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट को अलग करके एक नया टेबल बना देंगे और उसके बाद ये वर्क टेबल में से प्रोजेक्ट नेम और एम्प्लॉय ID रिमूव कर देंगे। सिर्फ यहाँ पे आवर्स और रेटिंग होगी और प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे एज ए प्राइमरी की जो है वो एग्जिस्ट करेगा और एम्प्लॉय ID भी। ठीक है जी। तो अगर आप इसका इसी टेबल का ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में इसका ये सोल्यूशन आया था। ठीक है। जब आप इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लेके जाओगे ना तो इसके 4 टेबल बनेंगे। जैसे यहाँ तक मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि एक प्रोजेक्ट टेबल बनेगा जिसमें प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे एज ए प्राइमरी की है, प्रोजेक्ट का मैनेजर है और स्टार्ट डेट है, प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया था। उसके बाद एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की सैलरी और एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट है। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट यहाँ पे एज ए फॉर्म की यूज़ हो रही है। उसके बाद वर्क टेबल है जिसमें प्रोजेक्ट का नेम है, एम्प्लॉय ID है जो कि यहाँ पे एज ए कंपोजिट प्राइमरी की यूज़ हो रही है और आवर्स है कितने आवर्स आपने काम किया और रेटिंग है, प्रोजेक्ट की वर्क की रेटिंग कितनी है। और उसके बाद डिपार्टमेंट टेबल है जिसमें एम्प्लॉय डिपार्टमेंट यहाँ पे एज ए प्राइमरी की एक्ट कर रही है और एम्प्लॉय मैनेजर यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है सिंपल। ठीक है जी। तो ये 4 टेबल बन गए। तो ये फाइनल आपका सोल्यूशन था, यानी हमने वो जो ऊपर एग्जांपल दी गई थी उस एग्जांपल को हमने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, 3NF के अंदर, जिसमें आप देखो आपके पास प्राइमरी की बताई गई हैं, कंपोजिट प्राइमरी की बताई गई है और उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं। तो इस तरह पेपर के अंदर भी आपको एक टेबल दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इसको जो है नॉर्मलाइज करके जो है वो दिखाओ। ठीक है। तो आपने इसी तरह सिंपल उसके डिफरेंट टेबल्स में डिवाइड कर देना अपनी ये जहन के अकॉर्डिंग, जैसे आपके जहन को मतलब आपके माइंड को लगे कि यार ये जो एट्रीब्यूट है इस टेबल में होना चाहिए, ये एट्रीब्यूट इस टेबल में होना चाहिए। तो ऐसे ही आपने इसको जो है डिवाइड कर लेना। तो ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर सामने आपको समझाया है।
नेक्स्ट आता है दोस्तों मेन पॉइंट यहाँ पे आता है जी फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन। ये फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन क्या होता है दोस्तों, जब आप अपना लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन जो है वो तैयार कर लेते हो, उसके बाद जब आप अपने लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन को तैयार करने के बाद अपने टेबल्स के ऊपर नॉर्मलाइजेशन भी अप्लाई कर लेते हो, देन उसके बाद हम जो है अपने टेबल्स का क्या बनाते हैं, फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन बनाते हैं। फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, बेसिकली अपने टेबल्स को फिजिकली बनाते हैं। अपने किसी टूल में जाते हैं, अपने किसी भी टूल में जाते हैं और वहाँ जाके आपने फिजिकली अपने टेबल ड्रा कर लिए, टेबल का नाम बता दिया, टेबल के एट्रीब्यूट बता दिए, उनकी डाटा भी डिफाइन कर दी, कौन कौन से किस एट्रीब्यूट की क्या डाटा होगी, ठीक है। ये चीज़ें जब आप डिफाइन कर देते हो फिजिकल जाकर, तो इसको कहते हैं फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन। लेकिन इसमें हम कोडिंग नहीं करते, कोडिंग जब कर देंगे तो वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। और इम्प्लीमेंटेशन कब करते हैं, जब आप फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन तैयार कर लेते हो, उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, मतलब कोडिंग के थ्रू बाद में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन में सिर्फ और सिर्फ हम टेबल्स का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं कि टेबल्स के नाम, टेबल्स के एट्रीब्यूट्स, ठीक है, ये चीज़ें सिर्फ बयान कर देते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है कि जब आप लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन बनाने के बाद अपने टेबल्स के ऊपर नॉर्मलाइजेशन कर देते हो, उसके बाद हम फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन क्या तैयार करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों उसने ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं 2, कहता है जी द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन द स्टोरेज एफिशिएंसी एंड द कंसिस्टेंसी ऑफ डाटाबेस। मतलब ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है कि बताओ हम फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन क्यों करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो दोस्तों फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन बनाने के 2 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है जी, स्टोरेज एफिशिएंसी, कि इससे हमारी जो स्टोरेज एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, और जो कंसिस्टेंसी ऑफ डाटाबेस है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट चलते हैं, द फिजिकल DB डिज़ाइन इन्वॉल्व्स। कहता है बताओ जब आप फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन बनाते हो तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो पहली चीज़ क्या जी, ट्रांसफॉर्मिंग लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन इनटू टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डाटा। कहता हम अपने लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन को जब अपनी डाटा को रिट्रीव करने और उसको स्टोर करने के लिए कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस यूज़ करते हैं, तो उसको हम कहते हैं फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूँ, जब आप अपने लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन को कन्वर्ट करते हो किसके अंदर, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के अंदर, किस मकसद के लिए, अपने डाटा को स्टोर करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन। नेक्स्ट, डज नॉट इंक्लूड प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटिंग। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन में सिर्फ हम जस्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये नहीं कि आपने जो इसकी कोडिंग करके इम्प्लीमेंटेशन करनी शुरू कर देनी है, इम्प्लीमेंटेशन हम बाद में करते हैं, ठीक है। फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन जब तैयार हो जाता है। नेक्स्ट, इट रिक्वायर्स द फॉलोइंग इनपुट। कहता है फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन बनाने के लिए हमें किन किन इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो पहली क्या जी, ये ऊपर हमने जो 2 पॉइंट पढ़े हैं, ये क्या से पढ़ा कि फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन बनाने के लिए किन फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन बनाने में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ये बातें थी 2। अब उसने ये बताया कि किन किन इनपुट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है जब आप फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन बनाते हो। तो कहता पहली चीज़ क्या होती है, नॉर्मलाइज्ड रिलेशन, मतलब वो टेबल जिनके ऊपर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई हुई होती है ऑलरेडी, उन टेबल्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, डेफिनेशंस ऑफ ईच एट्रीब्यूट, और फिर कहता है आपको हर एट्रीब्यूट की डेफिनेशन करने की ज़रूरत पड़ती है कि उस एट्रीब्यूट का मकसद क्या है, उस एट्रीब्यूट के ऊपर कौन सी डाटा यूज़ होगी। कहता है ये भी आप कब करते हो, अपने एट्रीब्यूट्स की डेफिनेशन भी आप कब करते हो, जब आप फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन बनाते हो। उसके बाद नॉर्मली स्टोर्ड इन सम फॉर्म ऑफ डाटा डिक्शनरी और अ केस टूल और मे बी ऑन पेपर। मतलब वो कह रहा है जनाब, मतलब ये डेफिनेशन ऑफ ईच एट्रीब्यूट में बल्कि ये बात पूरी आ जाती है, ठीक है। तो अगला पहली पॉइंट उसने क्या बताया था कि सबसे पहले हमें वो टेबल्स की ज़रूरत है फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन बनाने के लिए जिनके ऊपर नॉर्मलाइजेशन ऑलरेडी अप्लाई हुई है। दूसरा, एट्रीब्यूट्स, हर एट्रीब्यूट्स की डेफिनेशन का होना ज़रूरी है। तीसरा, डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा यूजेज, यानी जो आपने डाटा यूज़ करना है उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी वजाहत का होना ज़रूरी है। रिक्वायरमेंट्स फॉर रिस्पॉन्स टाइम, फिर कहता है आपको अपने रिस्पॉन्स टाइम की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है कि मतलब आपका रिस्पॉन्स टाइम कितना आना चाहिए, मतलब अगर आप कोई इनपुट देते हो तो उसका कितनी देर में आपको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए उसका। डाटा सिक्योरिटी, डाटा की कितनी हाई लेवल सिक्योरिटी की आपको ज़रूरत है, इसकी चीज़ की आपको ज़रूरत है। बैकअप की आपको बैकअप चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये जो बातें उसने कही हैं कि रिस्पॉन्स टाइम कितना होगा, डाटा सिक्योरिटी चाहिए कि नहीं चाहिए, बैकअप चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये भी बातें आपको कब कब हमें चाहिए होती हैं इनपुट के तौर पर, जब हमने फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन बनाना होता है। उसके बाद टूल टू बी यूज्ड, और उसके बाद हमें वो टूल भी चाहिए जिसके ऊपर हम अपना फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन बनाएंगे। नेक्स्ट, डिसीजन डाटा आर मेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर। कहता है जब हम फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन बना रहे होते हैं उस दौरान हम किन किन बातों का ख्याल रखते हैं या कौन कौन से हम डिसीजन लेते हैं, ये वो बताने जा रहा है। तो पहला क्या है, चूजिंग डाटा टाइप्स। कहता है जब हम फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन बनाते हैं तब हम जो है क्या करते हैं, अपनी डाटाबेस को
अपनी तमाम की तमाम डाटा टाइप्स, अपने तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स की, यानी जो आपने टेबल के अंदर कॉलम बनाए हुए हैं उनकी हम क्या चूज़ करते हैं, डाटा टाइप चूज़ करते हैं, मतलब किस एट्रीब्यूट के ऊपर कौन सी डाटा टाइप लगेगी। उसके बाद ग्रुपिंग एट्रीब्यूट, जिन जिन एट्रीब्यूट्स को ग्रुप करना ज़रूरी है उनको हम ग्रुप करते हैं, मतलब नॉर्मलाइज्ड फॉर्म के अंदर। उसके बाद डिसाइडिंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद हम ये डिसाइड भी करते हैं कि हम इसके लिए कौन सा फाइल ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करेंगे और ऑर्गेनिज्म यूज़ करेंगे। देन सेलेक्टिंग स्ट्रक्चर, हम कौन सा डाटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। प्रिपेयरिंग स्ट्रेटजीज़ फॉर एफिशिएंट एक्सेस, और फिर हम उसके बाद ये भी चीज़ का ख्याल रखते हैं, इस चीज़ का भी डिसीजन लेते हैं कि जब हमारे एफिशिएंट डाटा को एक्सेस करने के लिए किन किन हम जो है स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ तक आपका लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।